नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशिता श्रीवास्तव। इस बुलेटिन में आज बात होगी ओबीसी विधेयक पर संसद में गर्मागर्म चर्चा की, पेगासस जासूसी कांड को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई की, जानेंगे सांसदों और विधायकों के मुकदमे को लेकर क्या रहा सुप्रीम कोर्ट का फैसला, राहुल गांधी के जम्मू कश्मीर की तरफ बढ़ते कदमों की भी बात करेंगे, साथ ही दिल्ली में अल्पसंख्यकों के खिलाफ नारेबाजी पर पुलिस के एक्शन की भी बात होगी और बुलेटिन के आखिर में बात दिल्ली में बढ़ रही बेरोजगारी की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। ट्विटर को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में हुई सुनवाई, आईटी नियम का पालन न करने पर लगाई गई थी याचिका। कोर्ट ने केंद्र सरकार को दिया नोटिस, 4 सप्ताह में मांगा जवाब, 5 अक्टूबर को होगी सुनवाई। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के टिकट पर विधायक मुकुल रॉय पीएसी के चेयरमैन कैसे बने, हाईकोर्ट ने विधानसभा के स्पीकर बिमान बनर्जी से मांगी जानकारी, 12 अगस्त को होगी अगली सुनवाई। टोक्यो ओलंपिक में जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा के सम्मान में अगले साल के हर साल 7 अगस्त को देश भर में होगी भाला फेंक प्रतियोगिता। भारतीय एथलेटिक्स संघ ने किया ऐलान, एथलेटिक्स फेडरेशन मनाएगी जेवलिन थ्रो डे। शेयर बाजार में आई तेजी, 152 अंकों की तेजी के साथ 54,555 पर पहुंचा सेंसेक्स। निफ्टी में आई 22 अंक की तेजी, 16,280 पर पहुंचा निफ्टी। सुर्खियों के बाद बात आज की सबसे बड़ी खबर की, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे एडिटर इन चीफ राजीव जी। राजीव जी, आपका स्वागत है। तो हम देख रहे हैं कि संसद का पूरा मानसून सत्र हंगामे की भेंट चढ़ता जा रहा है। विपक्ष पेगासस और किसान बिल पर सरकार से सवाल पूछ रहा है, लेकिन सरकार जवाब देने को राजी नहीं है। इसी बीच कांग्रेस ने ओबीसी से संबंधित संशोधन विधेयक का समर्थन करते हुए आरक्षण की 50% सीमा को भी हटाए जाने की मांग की है। अब इसी हंगामे के बीच संसद में कैसा रहा आज का दिन, इसी मुद्दे पर हम राजीव जी से भी करेंगे बात, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। लोकसभा में आज ओबीसी से संबंधित संशोधन विधेयक पर चर्चा हुई। ओबीसी विधेयक को बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है, क्योंकि बीजेपी इसके सहारे यूपी विधानसभा चुनाव जीतना चाहती है। लेकिन कांग्रेस ने बीजेपी को इसी बिल पर घेरते हुए मांग कर डाली कि सिर्फ ओबीसी में राज्यों को जातियों को जोड़ने का ही अधिकार ना दिया जाए, बल्कि साथ में आरक्षण की सीमा 50% से भी ज्यादा की जाए। राज्यों को इसका भी अधिकार दिया जाए, जिसमें महाराष्ट्र में मराठा समुदाय और दूसरे कई राज्यों में लोगों को इसका लाभ मिल सके। सदन में पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी ने चर्चा की शुरुआत करते हुए केंद्र पर आरोप लगाया कि केंद्र सरकार की गलती के कारण ही यह विधेयक लाना पड़ा है। सरकार कुछ राज्यों के चुनाव को ध्यान में रखकर भी इसे लाई है। हम इस विधेयक पर चर्चा में भाग ले रहे हैं क्योंकि यह संविधान संशोधन विधेयक है। इसमें 2/3 बहुमत के समर्थन की जरूरत है, लेकिन हम पूछना चाहते हैं कि इस संविधान संशोधन की नौबत क्यों आई। चौधरी ने कहा कि 2018 में 102वां संविधान संशोधन विधेयक लाया, लेकिन पिछड़ा वर्ग आयोग का संवैधानिक दर्जा देने के साथ ही राज्यों की ओबीसी सूची निर्धारित करने का अधिकार छीन लिया गया। हमने उस वक्त भी सरकार के फैसले का विरोध किया था, लेकिन मोदी सरकार ने बहुमत के दम पर विपक्ष की आवाज को दबा दिया। लेकिन अब चुनाव सामने है और जनता मांग कर रही है। आपको जनता के सामने झुकना पड़ रहा है। आप वोटों के लिए लोगों को खुश करने के लिए ये विधेयक लाए हैं। लोकसभा में जहां चर्चा हुई और विपक्ष ने सरकार पर तमाम सवाल उठाए, तो दूसरी ओर राज्यसभा में हंगामा मचा रहा। हंगामे के चलते राज्यसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। राजीव जी, अधीर रंजन का सवाल है कि आपके पास बहुमत है तो कुछ भी करेंगे, जिस विषय पर चाहेंगे चर्चा करेंगे, जिस विषय पर नहीं चाहेंगे चर्चा नहीं करेंगे। विपक्ष ने जब पहले ये मुद्दा उठाया तो विपक्ष की बात नहीं सुनी। अब जब यूपी विधानसभा चुनाव सामने है तो आपको ओबीसी वर्ग की याद आ रही है। क्या सरकार को सिर्फ चुनाव की चिंता रहती है? जी अंशिता, संसद के मानसून सत्र में विपक्ष अपने सवालों से सरकार को लगातार घेर रहा है और सरकार बार बार हंगामे का हवाला देकर जवाब देने से बच रही है। लेकिन आज सदन के भीतर कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने जिस तरह पेगासस से लेकर ओबीसी आरक्षण तक सरकार को घेरा है, उससे बीजेपी का बचना कठिन दिख रहा है। पीएम मोदी तो बार बार विपक्ष पर संसद और लोकतंत्र के अपमान की बात कर रहे हैं, लेकिन आज अधीर रंजन चौधरी ने उन्हें जवाब दे दिया कि हम भी संसद की गरिमा को समझते हैं। अधीर रंजन चौधरी ने कहा है अंशिता कि संसद हमारे लिए हवा महल नहीं है कि हम यहां हवा लेने आए। वहीं राज्यों को ओबीसी सूची यानी ओबीसी लिस्ट तय करने का अधिकार देने वाले संशोधन विधेयक पर चर्चा के दौरान अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि हम खुद दलित, जनजाति और ओबीसी के हितों के लिए
तत्पर रहे हैं, इसीलिए हम पर यह आरोप लगाना गलत है कि हम चर्चा से बचते हैं, भागते हैं। ओबीसी के मुद्दे पर भी ये तो नजर आ ही रहा है अंशिता कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड विधानसभा चुनावों के मद्देनजर, और खासकर उसके बाद पंजाब, गोवा और मणिपुर भी देख लें तो इसके मद्देनजर ही बीजेपी ने यह विधेयक पेश किया है। सरकार जानती है कि ओबीसी मतदाताओं को साध लिया तो आगे की राह आसान होगी। कुल मिलाकर अब बीजेपी की इलेक्शन पॉलिटिक्स का भेद जनता के सामने खुल चुका है। जनता भी समझने लगी है कि सरकार कोई भी कदम यूं ही नहीं उठा रही है, हर एक्शन के पीछे मकसद चुनाव जीतना होता है। धन्यवाद राजीव जी तमाम जानकारी देने के लिए। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पेगासस मुद्दे पर चर्चा के लिए ही संसद में घमासान मचा हुआ है। विपक्ष चर्चा चाहता है, लेकिन सरकार का कहना है कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। दोनों ही पक्ष अपने रुख पर अडिग हैं। अब इस मामले पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया है, जिस पर आज कोर्ट में दूसरी सुनवाई थी। तो क्या कहना है सुप्रीम कोर्ट का, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। जासूसी मामले में सोमवार को केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने राज्यसभा में कहा, पेगासस को लेकर एनएसओ के साथ सरकार ने कोई लेन देन नहीं किया है। दरअसल सरकार ने ये बात मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य वी शिवदासन के एक सवाल के जवाब में कही। दूसरी ओर आज सुप्रीम कोर्ट में इसे लेकर बहस हुई। पेगासस का मामला देश में इस समय सुर्खियां बना हुआ है। कोर्ट ने केंद्र सरकार से आज जवाब मांगा था, लेकिन केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सरकार से निर्देश लेने के लिए कुछ वक्त की मोहलत मांगी, जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया। अब इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में 16 अगस्त को होगी। मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन ने इसी बात को लेकर चिंता जताई कि याचिकाकर्ता इस मसले पर सोशल मीडिया पर बहस कर रहे हैं। सीजेआई ने कहा कि याचिकाकर्ता मीडिया में बयान दे रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि सारी बहस कोर्ट में हो। अगर याचिकाकर्ता सोशल मीडिया पर बहस करना चाहते हैं तो ये उन पर है। अगर वो कोर्ट में आए तो उन्हें कोर्ट में बहस करनी चाहिए। उन्हें कोर्ट पर भरोसा रखना चाहिए। जो बात है वो कोर्ट में कहें। एक समानांतर बहस सोशल मीडिया के जरिए ना करें। हम वाद विवाद के विरोधी नहीं हैं, लेकिन जब मामला अदालत में है तो इस पर चर्चा यहाँ ही होनी चाहिए। अगर कोर्ट मुद्दे को समझने के लिए कोई सवाल पूछे तो उसका गलत मतलब ना निकालें। ये एक संगीन मुद्दा है, इसलिए संजीदगी से काम लें। दरअसल सुप्रीम कोर्ट पेगासस जासूसी मामले की स्वतंत्र जांच के अनुरोध वाली 9 याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है। एक अंतर्राष्ट्रीय मीडिया संघ ने बताया है कि इजरायली कंपनी एनएसओ के स्पाईवेयर पेगासस का उपयोग करके 300 से अधिक भारतीय मोबाइल फोन की निगरानी की गई थी। अब पेगासस पर सुप्रीम कोर्ट अभी कोई फैसला तो नहीं सुना पाया है और मामला अगली सुनवाई के लिए लटक गया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ही एक दूसरे मामले में राजनीतिक दलों पर जरूर कार्रवाई की है। कोर्ट ने भाजपा, कांग्रेस सहित 8 दलों पर जुर्माना भी लगा दिया है। साथ ही एक आदेश भी दिया है, जिससे राज्य सरकारें और राजनीतिक दल मुश्किल में दिख रहे हैं। कोई भी पार्टी जब किसी राज्य की सत्ता में आती है तो पार्टी के सांसद या विधायकों और पार्टी समर्थकों पर दर्ज तमाम अदालती मामले वापस लेने की प्रक्रिया शुरू कर देती है। कई बार तो गंभीर मामलों को भी सरकार वापस लेने से पीछे नहीं हटती। राजनीति में ये खेल सभी दल खेलते रहे हैं, लेकिन अब इस खेल में बड़ा बदलाव आने वाला है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संबंधित राज्य के हाई कोर्ट की मंजूरी के बिना सांसदों और विधायकों के खिलाफ कोई भी मामला वापस नहीं लिया जा सकता है। कोर्ट का ये फैसला धारा 321 के तहत मामलों को वापस लेने के राज्य सरकारों के अधिकार पर सुनवाई के दौरान आया। सुप्रीम कोर्ट के सामने न्याय मित्र विजय हंसरिया ने एक रिपोर्ट पेश की थी। रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि जनहित में सीआरपीसी की धारा 321 के तहत अभियोजन वापस लेने की अनुमति है और इसे राजनीतिक विचार के लिए नहीं किया जा सकता है। इस दौरान उन्होंने कहा कि यूपी सरकार ने संगीत सोम, कपिल देव, सुरेश राणा और साध्वी प्राची के खिलाफ गंभीर धाराओं में दर्ज मामले भी वापस ले लिए। अपनी रिपोर्ट में हंसरिया ने दावा किया कि दिसंबर 2018 में मौजूदा और पूर्व सांसदों और विधायकों के खिलाफ लंबित मामलों की संख्या 4122 थी। सितंबर 2020 में यह बढ़कर 4859 हो गई। 2 साल से भी कम समय में 17% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। सीबीआई समेत दूसरी केंद्रीय एजेंसियों को सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल 16 सितंबर, 6 अक्टूबर और 4 नवंबर को अपने आदेशों के माध्यम से बार बार लंबित मामलों की स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा, लेकिन बार बार निर्देश देने के बावजूद ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं दी गई। जनप्रतिनिधियों पर मामले बढ़ते जा रहे हैं। वैसे तो चुनावों के दौरान सभी उम्मीदवारों को अपने ऊपर दर्ज मामले सार्वजनिक करना जरूरी है।
मीडिया के जरिए उन्हें ये बताने की बाध्यता है कि उन पर कितने मामले किन धाराओं में दर्ज हैं। लेकिन तमाम पार्टियां इस कानून की बाध्यता को भी नजरअंदाज कर रही हैं, जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने 8 राजनीतिक दलों पर जुर्माना लगाया है, जिसमें बीजेपी, जेडीयू, आरजेडी, एलजेपी, कांग्रेस, बीएसपी, सीपीआई, सीपीएम। इन दलों पर जुर्माना हाल ही में हुए बिहार चुनावों के दौरान अपने उम्मीदवारों पर दर्ज मामले सार्वजनिक न किए जाने को लेकर लगाया गया है। तो ना मामले वापस ले पाएंगे, ना मामले छिपा पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से सभी राजनीतिक पार्टियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी बीजेपी की मुश्किल बढ़ा दी है। राहुल गांधी इस समय जम्मू कश्मीर दौरे पर हैं, जहां उन्होंने जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग करते हुए केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी अब देश की जनता के बीच धीरे धीरे अपनी पकड़ मजबूत कर रहे हैं, जिससे दिन ब दिन उनकी लोकप्रियता भी बढ़ रही है। हाल ही में राहुल गांधी 2 दिवसीय दौरे पर जम्मू कश्मीर पहुंचे हैं। यहां उन्होंने गांदरबल में खीर भवानी मंदिर में दर्शन और हजरत बल दरगाह पर सजदा किया। दौरे के दौरान उन्होंने कहा कि हम जम्मू कश्मीर के लिए पूर्ण राज्य की बहाली और यहां स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की मांग करते हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष का स्वागत करने के लिए कई पार्टी नेता और समर्थक मंदिर परिसर के बाहर इंतजार कर रहे थे। राहुल यहां आधे घंटे से अधिक समय तक रुके। यहां से सीधा वह मीर बाबा हैदर की दरगाह पर भी गए। राहुल गांधी ने एमए रोड पर पार्टी के एक मुख्यालय का उद्घाटन भी किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार भारत में सभी संस्थानों पर हमले कर रही है। लोकतांत्रिक संविधान पर भी हमला किया जा रहा है। वे संसद में बोलने नहीं देते हैं, हमें दबा देते हैं। मैं संसद में पेगासस, रफाल, जम्मू कश्मीर, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी के बारे में नहीं बोल सकता। ये लोग हिंदुस्तान की सभी संस्थाओं पर हमला कर रहे हैं। इसके अलावा राहुल गांधी ने कहा, मैं कश्मीरी पंडित हूँ। इस तरह से उन्होंने कश्मीर के पंडितों से खुद को जोड़ने का प्रयास भी किया। अब देखना होगा कि राहुल गांधी की इस मांग पर सरकार कब तक विचार करती है और राहुल गांधी के इस कदम का जम्मू कश्मीर की जनता पर क्या फर्क पड़ता है। जम्मू कश्मीर में राहुल गांधी की मांग ने बीजेपी और केंद्र सरकार की दिक्कतें बढ़ा दी हैं। बीजेपी की दिक्कतें दिल्ली में भी बढ़ती दिख रही हैं। जंतर मंतर पर बीजेपी नेता द्वारा बुलाई गई एक रैली में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हुई नारेबाजी को लेकर पार्टी पूरी तरह बैकफुट पर दिख रही है और अब तो पुलिस ने बीजेपी नेताओं के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस ने मामले की जांच करते हुए कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है। तो किन लोगों को पुलिस ने किया है गिरफ्तार, देखिए रिपोर्ट। दिल्ली के जंतर मंतर पर हुई रैली का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें रैली में शामिल हुए लोग भड़काऊ नारे लगाते नजर आ रहे थे, जिसके बाद विपक्ष ने भी इस पर आपत्ति जताई और दिल्ली पुलिस पर कार्यवाही करने का दबाव बनाया। अब दिल्ली पुलिस ने नारेबाजी के आरोप में बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय, विनोद शर्मा, दीपक सिंह, विनीत क्रांति, प्रीत सिंह और दीपक को हिरासत में ले लिया है। बता दें कि दिल्ली के जंतर मंतर पर रविवार को भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ के मौके पर प्रदर्शन के दौरान इन सभी लोगों पर भड़काऊ नारेबाजी करने का आरोप है। दिल्ली पुलिस सुबह से ही इन सभी से पूछताछ कर रही है और क्राइम ब्रांच भी इस मामले में एक्टिव है। इसके अलावा अभी दिल्ली पुलिस पिंकी चौधरी की तलाश में जुटी हुई है, जो भड़काऊ नारे लगा रहा था। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के वकील और दिल्ली बीजेपी के पूर्व प्रवक्ता अश्विनी उपाध्याय के आह्वान पर इस भारत जोड़ो मूवमेंट का आयोजन किया गया था। दिल्ली के जंतर मंतर पर ये सभा बुलाई गई थी, जिसमें सैकड़ों लोग शामिल हुए थे। वहीं इस सभा में शामिल हुए कुछ लोगों ने अल्पसंख्यकों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की थी। वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने इस पर कार्रवाई करने की बात कही थी, लेकिन विपक्ष ने सवाल उठाया था कि जब सभा स्थल पर पुलिस मौजूद थी तो फिर उस समय कार्रवाई क्यों नहीं हुई, जिसको लेकर विपक्ष ने दिल्ली के नए कमिश्नर तक पर सवाल दाग दिए थे। वहीं सरकार पर तंज कसते हुए पूछ लिया था कि आखिर इन गुंडों को इतनी हिम्मत कहां से मिल रही है, कौन इनको ये बैकअप दे रहा है। और बुलेटिन के आखिर में बात राजधानी दिल्ली में आम जनता के लिए बढ़ती परेशानियों की। कोरोना महामारी का प्रभाव हमारे जीवन में हर तरह से पड़ा है। जहां बच्चों की शिक्षा को बड़ा नुकसान हुआ, तो वहीं बेरोजगारी स्तर इतना बढ़ गया कि जिसकी पहले कभी कल्पना भी नहीं की गई थी। कोरोना से लोगों की रोजी रोटी पर भी मुसीबत आई है। इसी बीच दिल्ली सरकार के लिए की गई इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट यानी IHD की एक स्टडी में चौंकाने वाला दावा सामने आया है। क्या है ये दावा, देखिए रिपोर्ट। कोरोना की मार पूरी दुनिया में पड़ी है। भारत में तो उसका असर और भी ज्यादा बुरा है। ना जाने कोरोना के चलते कितने ही लोगों की जान चली गई। वहीं कुछ तो सिस्टम की लापरवाही की ही भेंट चढ़ गए, लेकिन जो लोग ठीक रहे उन्हें भी बेरोजगारी और आर्थिक तंगी ने बेहाल कर दिया, जिसको लेकर अब इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट यानी IHD की एक स्टडी सामने आई है।
स्टडी के मुताबिक दिल्ली में ऐसे 55% लोग हैं जिनके पास अब सिर छुपाने को छत नहीं है, तो वहीं 20% लोग खाली समय में भीख मांगने को मजबूर हो गए हैं। 11% लोग भिखारी बन चुके हैं और 11% अस्थायी तौर पर बेरोजगार हैं। हालांकि इनमें 80% लोग ऐसे भी हैं जो जीविका चलाने के लिए दूसरा विकल्प मिलने की स्थिति में भीख मांगना बंद करना चाहते हैं। वहीं IHD के प्रोफेसर अलख शर्मा ने बताया कि काफी भिखारियों ने करीब आधे या 60% ने यह काम पिछले 1 साल में ही शुरू किया। ऐसा इसलिए क्योंकि कोरोना वायरस महामारी के दौरान वे अपने कामों से हाथ धो बैठे थे। बता दें कि फरवरी से अप्रैल के बीच इस साल की गई IHD की यह स्टडी सामाजिक न्याय मंत्रालय के उस पायलट प्रोजेक्ट का हिस्सा थी जिसके तहत 10 शहरों में भिखारियों के लिए पुनर्वास योजना बनाना मकसद है। वहीं IHD ने हाल ही में अपनी अंतिम ड्राफ्ट रिपोर्ट सामाजिक न्याय विभाग को सौंप दी है, जिसका फिलहाल निरीक्षण किया जा रहा है। लेकिन अब इस स्टडी ने देश के लिए चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि अगर देश की राजधानी का ये हाल है तो फिर बाकी राज्यों का क्या हाल होगा। साथ ही इस स्टडी ने सरकार के बड़े बड़े दावों की भी पोल खोल कर रख दी है। जहां एक ओर सरकार रोजगार देने को लेकर लुभावने वायदे करती है, तो वहीं दूसरी ओर देश की जनता भिखारी बनने को मजबूर हो गई है। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए DV लाइव। नमस्कार।